हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी ये यूरोप के लॉजिकल प्रॉब्लम्स का लेक्चर 8 है और लॉज ऑफ मोशन का ये लास्ट लेक्चर है। और इसमें हम यूरोप के जो ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर्स थे 1.78 टू 1.82, उसके बाद 1.93 और 1.103 और 1.106 ये डिस्कस करेंगे। फिगर को देख लो। इसमें तुम्हें इन दोनों के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है, कैपिटल एम और एम के बीच में, और यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। और तुम्हें एक्सीलरेशन ऑफ एम निकालना है रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब रिलेटिव टू ग्राउंड हो गया, एक तरीके से रिलेटिव टू ग्राउंड हो गया, रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल सरफेस ये निकालना है। अब देखो क्या है, तुम्हें लग ही रहा होगा कि कैपिटल एम ये तो इधर को आएगा और स्मॉल एम कैपिटल एम के ऊपर नीचे को आएगा। और ये वाली लेंथ, ये लेंथ तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाली लेंथ जितनी कम होगी ये वाली लेंथ उतनी बढ़ जाएगी। तो ये वाला जो एक्सेलेरेशन होगा और ये वाला जो एक्सेलेरेशन होगा वो इक्वल होगा। तो इसको अगर मैं ए कहूं तो इसको भी मैं ए कहूंगा। एक बार दोबारा देख लो, रिपीट कर रहा हूं क्या है। कैपिटल एम तुम्हें लग रहा होगा ये इधर को जाएगा ए से। अब स्मॉल एम पे आ जाओ, ये कैपिटल एम के साथ ए से इधर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कैपिटल एम के ऊपर नीचे भी आएगा। अगर देखो तो कैपिटल एम के साथ में नीचे भी आएगा, लेकिन अब कितने एक्सीलरेशन से आएगा वो मैंने बताया था कि ये जो वर्टिकल पोर्शन तुम्हें दिख रहा होगा स्ट्रिंग का, ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये वाली लेंथ जितना कम होगी ये वाली लेंथ उतनी बढ़ जाएगी। सो ये वाला एक्सीलरेशन और ये वाला एक्सीलरेशन इक्वल होगा। इसका मतलब ये ए से ही क्या होगा, नीचे होगा, ये कह लेते हैं। तो ये तो एक्सीलरेशन होगा और मुझे स्मॉल एम का एक्सीलरेशन निकालना था, स्मॉल एम का एक्सीलरेशन निकालना था। तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो आएगा √2m, √2a सॉरी। ये फाइनल आंसर बनेगा। अब लेकिन फोर्सेस देख लेते हैं। अगर मैं कैपिटल एम को देखूं और इसका मैंने एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, तो केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाऊंगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ देखो, एक यहां से तुम्हें लग रहा होगा टेंशन इधर को आएगी, और एक कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में, कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में नॉर्मल रिएक्शन इधर को आएगी। केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाए हैं मैंने, ध्यान रखना इसमें। और ये ऑब्वियस सी बात है, इधर स्मूथ दिया हुआ।
तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ जो है, इसकी इक्वेशन बनेगी t माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ गया। अब स्मॉल m पे आ जाओ, इसमें मैंने दोनों एक्सेलरेशन दिखा रखे हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, तो मुझे फोर्सेस भी दोनों दिखाने पड़ेंगे। अब फोर्सेस क्या होंगे देखो, हॉरिजॉन्टल में अगर देखोगे तो कैपिटल M से एक नॉर्मल रिएक्शन इधर को आएगी, अब वर्टिकल में आ जाओ, वर्टिकल में mg नीचे आएगा और एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऊपर को आएगा, क्योंकि वो नीचे स्लिप कर रहा है, ध्यान रखना, और वो आएगा म्यू इंटू एन। वर्टिकल में ये फोर्सेस आएंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देगी, तो एक इक्वेशन बनेगी n इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन है, एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगी mg माइनस म्यू इंटू एन इक्वल टू m इंटू ए, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप ये देखो कि हमारे पास अननोन्स क्या क्या थे, अननोन्स हमारे पास थे टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, अच्छा हाँ एक और आएगा बेटा इसमें, एक और आएगा इसमें, ऊपर को टेंशन और आएगी, टेंशन और आएगी, तो माइनस टेंशन और आ जाएगा। तो अब आप देखो कि कौन कौन से हमारे पास फोर्सेस हो गए, टेंशन हो गई, नॉर्मल रिएक्शन हो गया और ए हो गया, तीन अननोन है और तीन इक्वेशन है, तो यहां से फाइंड ए कर लेना, और मैंने तुम्हें बता दिया कि आंसर कितना होगा, √2a आएगा बस। एक बार दोबारा अच्छी तरीके से देख लो, इस कैपिटल M हॉरिजॉन्टल में राइट साइड को जाएगा, अब स्मॉल m में आ जाओ, स्मॉल m कैपिटल M के साथ में एक तो ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल में राइट साइड को जाएगा, ये हो गया, और वो कैपिटल M के ऊपर नीचे भी कुछ एक्सेलरेशन से आएगा, और मैंने स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट रिलेशन से आपको ये प्रूव कर दिया कि वो नीचे भी ए ही एक्सेलरेशन से आएगा। इसका मतलब स्मॉल m का अगर हमें टोटल एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना होगा तो फाइनली वो √2 इंटू ए होगा। और फिर मैंने फोर्सेस दिखाए थे, कैपिटल M का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में है, तो केवल मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाए, तो उस पर एक तो लगा टेंशन, ये तुम्हें दिख रहा होगा, और एक स्मॉल m से लेफ्ट साइड में नॉर्मल रिएक्शन आएगी, और लास्ट में इक्वेशन बन जाएगी टेंशन माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। अब मैं अगर स्मॉल m को देखूं तो स्मॉल m में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक्सेलरेशन है, तो मुझे दोनों फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में क्या आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकल में कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, mg नीचे को, म्यू n ऊपर को, और टेंशन भी ऊपर को। तो फाइनली इक्वेशन बन गई n इक्वल टू ma और mg माइनस म्यू एन माइनस टी इक्वल टू ma, इनको सॉल्व करके a निकालोगे और लास्ट में आंसर आएगा √2a आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तुमसे मिनिमम एक्सेलरेशन पूछता है इसका, इधर को एक्सेलरेशन ले जा रहे हो ए से, इसकी तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कि 1 और 2 रेस्ट में रहें विद रेस्पेक्ट टू ए, ये पूछ रहा है, और
यहां भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है और यहां भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। मासेस इक्वल दिए हुए हैं। ये हो गया, इतना है। अब सुनो, अगर मैं इस 2 को देखूं तो 2 ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, नहीं, 2 ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। इसका मतलब 2 का केवल ये ए ही एक्सीलरेशन होगा, बस हो गया। मतलब 2 को अगर मैं देखूंगा, इसका केवल ए ही एक्सीलरेशन होगा, बस ये कह लो। लेकिन ये एक्सीलरेशन मिलेगा कहां से? वो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन से मिलेगा। तो इसको मैं N1 कह दे रहा हूं। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? N1 इक्वल टू M इंटू ए बनेगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 2 ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, इसका मतलब 2 का एक्सेलेरेशन केवल वही होगा जो ए का होगा, और ए का एक्सेलेरेशन मैंने ए माना हुआ है, तो ये हो गया। और दूसरी बात मैंने तुमसे बताया कि इसको ये एक्सेलेरेशन ए से जो नॉर्मली एक्शन आएगी, जिसको मैंने N1 बोल दिया, वो देगा। तो N1 इक्वल टू एम ए हो गया। अब चलते हैं दूसरे में, 1 and 2 सिस्टम। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना, ये जो मैंने फ्री बॉडी बनाया है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ध्यान रखना। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इसलिए मैंने कोई स्यूडो फोर्स नहीं बनाया है, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो वो ए से जा रहा है ना। अगर मैं कैपिटल ए के रेस्पेक्ट में देखता फिर तो रेस्ट में होता, तो मैंने रेस्ट थोड़ी दिया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो मैंने 2 का फ्री बॉडी बनाया है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना हुआ है, तभी तो उसको ए एक्सेलेरेशन दिया है। अगर मैं कैपिटल ए के रेस्पेक्ट में बनाता, तो कैपिटल ए के रेस्पेक्ट में तो क्या है, वो रेस्ट में है, तो इसका मतलब उसको मैं रेस्ट में मानता, फिर ए एक्सेलेरेशन नहीं मानता। तो इसलिए मैंने स्यूडो फोर्स नहीं लगाया। अब चलते हैं 1 and 2 सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ए। अब सही है, 1 और 2 सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ए, ये रेस्ट पे है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ए ड्रॉ कर रहे हो तुम, इसका मतलब स्यूडो फोर्स लगाओगे। यस, स्यूडो फोर्स। लेकिन मैं केवल वही स्यूडो फोर्स लगाऊंगा जो हमारे काम का है, केवल वही स्यूडो फोर्स लगाऊंगा। जैसे मैं 1 पे लगा रहा हूं स्यूडो फोर्स, 1 पे देखो स्यूडो फोर्स इधर को आ गया एम ए, और इसका वेट नीचे आ गया एम जी, और इनकी इधर को स्लिप होने की टेंडेंसी थी, तो दोनों में एक फ्रिक्शन भी आएगा, ये और ये। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो फ्रिक्शन आएगा, या इसको एक काम करता हूं मैं N2 ले लेता हूं बेटा, वो ज्यादा लॉजिकल लगेगा। N2, ये भी N2। अब देखो, ये वाला जो फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू इंटू N2, और यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू इंटू N1, और N1 की वैल्यू बाय द वे mg के इक्वल आ जाएगी। अब आप ये देखो कि ये रेस्ट पे है, इसका मतलब तुम्हें नेट पुलिंग फोर्स उसको 0 करना है। अब नेट पुलिंग फोर्स क्या हो गया देखो, एक ये एम ए आ गया,
म्यू n1 भी इधर ही को आ गया, म्यू n2 भी इधर को आ गया, और mg अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? ma माइनस म्यू1 म्यू n1 माइनस प्लस म्यू n2 माइनस mg इक्वल टू 0, ये बन जाएगी बस, हो गया। और n2 हमने बताया था कि n2 कितना था, ma था, और n1 हमने कितना निकाल लिया था, mg। तो यहां से तुम a निकालोगे। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। ए की तुम्हें मिनिमम एक्सेलेरेशन निकालना ताकि पूरा सिस्टम क्या रहे, रेस्ट पे रहे। अब मैंने सबसे पहले 2 को देखा, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा, तो 2 ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो 2 का एक्सेलेरेशन भी इधर को ए से होगा। लेकिन वो एक्सेलेरेशन मिलेगा कहां से? वो एक्सेलेरेशन इन दोनों की नॉर्मल रिएक्शन से मिलेगा, और उसको मैंने n2 बोल दिया, तो n2 इक्वल टू ma हो गया। उसके बाद मैंने 1 और 2 सिस्टम को देखा है, और विद रिस्पेक्ट टू ए देखा है, तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, और विद रिस्पेक्ट टू ए देखा है, तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने केवल वही स्यूडो फोर्स लगाया जो हमारे काम का है। जैसे मैंने केवल 1 पे स्यूडो फोर्स लगाया ma, और पूरा सिस्टम स्ट्रिंग के साथ में रेस्ट पे है, सो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और दोनों जगह पे मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा, और उल्टी डायरेक्शन में आएगा, मतलब जिधर को उसका मोशन होता उसके अपोजिट आता, तो दोनों में फ्रिक्शन आएगा, उल्टी डायरेक्शन में आएगा, म्यू n1 और म्यू n2। तो लास्ट में इक्वेशन बन जाएगी ma प्लस म्यू n1 प्लस म्यू n2 माइनस mg इक्वल टू 0। इनको सॉल्व कर ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टू का मास m दिया हुआ है, और 1 को तुम हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन a लेफ्ट को देते हो, ये एक इधर को देते हो, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन निकालनी है कि ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लेस देन कॉट अल्फा दिया हुआ है। दोबारा देख लो, 1 का एक्सेलरेशन इधर को a दिया हुआ है, और इसकी तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कि 2 एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू 1, ये है बस इसमें तुम्हें एक चीज ध्यान देनी है, a की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू पर 2 की जो स्लिप होने की टेंडेंसी होगी वो ऊपर को होगी। a की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और मैक्सिमम वैल्यू पे क्या होगा, 2 की 1 के ऊपर स्लिप होने की जो टेंडेंसी होगी वो ऊपर को होगी, और साथ में म्यू लेस देन कॉट अल्फा दिया हुआ। तो मैं 2 का फ्री बॉडी 1 के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूं, 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो क्या होगा देखो, एक तो लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, एक लगेगा mg, इधर को स्यूडो फोर्स आएगा, ma, और मैंने कहा टेंडेंसी ऊपर को है, तो इसका मतलब इधर को आ जाएगा म्यू टाइम्स n आ जाएगा। ये हो गए, इतने फोर्सेस हो गए। और अब इसमें अननोन्स क्या क्या हो गए वो भी देख लो। अननोन्स हो गए, एक तो n, और एक हो गया a।
और ये सब कुछ रेस्ट पे है, हाँ ध्यान रखना, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। ये 2 का फ्री बॉडी बनाया मैंने, तो बस तुम कुछ मत करो, ये x ले लो और ये डायरेक्शन y ले लेना, तो तुम्हें 2 इक्वेशन बन जाएंगी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशंस आ गई और 2 अननोन्स आ गए, इनको सॉल्व करके फिर आंसर निकाल लेना बस। मेरे ख्याल से फोर्सेस को रिजॉल्व तो कर ही लोगे और उसके बाद उनको सॉल्व भी कर लोगे। तो मेन कंसेप्ट मैंने बताया क्या है कि ए की तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी कि 2 1 के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, तो मैक्सिमम वैल्यू पे 2 की जो स्लिप होने की टेंडेंसी होगी वो ऊपर को होगी, तो उसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फिर किधर को लगेगा, नीचे को लगेगा। अच्छा एक चीज लास्ट में ये देख लो कि ये म्यू लेस देन कॉट एल्फा क्यों दिया हुआ है। एक्चुअल में जब आंसर देखोगे ना तो देखो इनके डिनोमिनेटर में ये आ रहा है बेटा, जो है नहीं है कॉट एल्फा माइनस म्यू आ रहा है, तो ये बताओ कि अगर म्यू की वैल्यू लेस देन कॉट एल्फा है तो फिर जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है ना, इसलिए ये कह लो, इसलिए दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 21 का ही रेफरेंस है, इसमें क्वेश्चन 21 का है। प्रिज्म का मास दे रखा है m1 और उसका मास दे रखा है m2। फ्रिक्शन सब जगह एब्सेंट है। एक्सीलरेशन ऑफ प्रिज्म निकालना है तुम्हें, और कुछ नहीं है। ये फिगर वही बननी है, मतलब ये हो गया। ये अल्फा है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब सुनो, स्मूथ है हाँ सब जगह। इतना तो तुम्हें लग रहा होगा कि जो m1 है वो इधर को जाएगा, और वो मान लो a एक्सीलरेशन से जाता है, तो तुमसे a यही पूछा हुआ है, नहीं होता m1 इधर को जाएगा और a एक्सीलरेशन जाएगा, तो a तुमसे यही पूछा हुआ है। अब ये बताओ इसको हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन a कौन दे रहा है बेटा, जो है इसके और इसके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो साइन अल्फा आता है, वो इसको a दे रहा है। इसका मतलब इक्वेशन ये बनी n साइन अल्फा इक्वल टू m1 इंटू a। पहली इक्वेशन ये बन गई, बस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। m1 राइट हैंड साइड में आएगा और मान लो वो a एक्सीलरेशन से जाता है, तो उसको वो एक्सीलरेशन कौन देगा, m1 और m2 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन अल्फा आता है, तो इसका मतलब n साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, m1 इंटू a के इक्वल होगा। अब एक काम करते हैं कि m2 को m1 के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी ड्रॉ करते हैं। m2 with respect to m1, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि m1 एक्सीलरेटेड है, तो इसमें क्या लगेगा देखो, इसमें एक तो लगा m2g, एक लगा नॉर्मल रिएक्शन, और एक लगा स्यूडो फोर्स इधर को m2a। अब ऑब्वियस ही बात है m2 m1 के रेस्पेक्ट में इधर को जाएगा, लेकिन वो कितने एक्सीलरेशन से आता है उसे में कोई मतलब नहीं है। अगर मैं ये वाली डायरेक्शन ले लूं,
इसको मैं वाई डायरेक्शन कह देता हूं। तो ये बताओ कि समेशन एफ वाई ये तो 0 हो जाएगा ना? नहीं है, बताओ। 2 1 के रेस्पेक्ट में इधर को जाएगा, वो कितने एक्सेलेरेशन से आता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं वाई डायरेक्शन में देखूं तो समेशन एफ वाई क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। बस हो गया। अब 2 इक्वेशन है, और अननोन अगर देखोगे तो अननोन कौन कौन से थे? अननोन अगर आप देखोगे तो अननोन आए, एक तो नॉर्मल एक्शन आई, और एक m1 का हॉरिजेंटल एक्सेलेरेशन a आया। ये हो गया, ये फाइंड कर लेना, बस हो गया। ये कर, आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सब कुछ स्मूथ था इस प्रॉब्लम में, सब कुछ स्मूथ था। m1 का एक्सेलेरेशन पूछा था, और ऑब्वियस ही बात है वो राइट हैंड साइड में आएगा, और उसको मैंने a एज्यूम किया, और उसको ये एक्सेलेरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? m2 और m1 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो साइन अल्फा आता है, तो n साइन अल्फा m1 a आ गया। उसके बाद मैंने 2 को विद रेस्पेक्ट टू 1 देखा, m2 को विद रेस्पेक्ट टू 1 देखा, तो उसमें स्यूडो फोर्स लगाया। अब 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 नीचे को आएगा, लेकिन कितने से आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने परपेंडिकुलर टू प्लेन, जिसको मैंने वाई डायरेक्शन कही, उसमें समेशन एफ वाई को 0 कर दिया, तो मुझे दूसरी इक्वेशन पता चल गई, और अननोन्स भी हमारे पास केवल 2 ही थे, एन और ए, तो सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम। फ्रिक्शन एब्सेंट है, ये प्रॉब्लम भी तुमने कई बार की होगी, और m मास दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है, और तुम्हें एक्सेलेरेशन ऑफ m निकालना है। ये अब तुम्हें लग ही रहा होगा कि कैपिटल M वो तो पक्का है इधर को जाएगा, और वो मान लो A से जाता है, और स्मॉल m इसके रेस्पेक्ट में इधर को जाएगा, और वो भी A से ही जाएगा। रीजन क्या है कि ये वाली लेंथ जितनी कम होगी ये लेंथ उतनी बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होगा। सुनो, कैपिटल M ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ध्यान रखना, ये है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यही तुम्हें फाइंड करना है। तो कैपिटल M विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ए से मान लो इधर जाता है, अब स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M उसी एक्सेलेरेशन ए से डाउन द प्लेन जाएगा। तो ये वाला जो एक्सेलेरेशन मैंने दिखाया हुआ है, ये दिखाया है विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M। ये अब मैं कैपिटल M पे चलता हूं, इसका हॉरिजेंटल एक्सेलेरेशन ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे केवल हॉरिजेंटल फोर्सेस ही देखने पड़ेंगे, केवल हॉरिजेंटल फोर्सेस देखने पड़ेंगे। तो देखो हॉरिजेंटल में एक तो यहां से टी आएगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में देखो टी कॉस एल्फा आएगा। अब देखो टी कॉस एल्फा आएगा, और एक इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा। तो एक तो आया टी, एक अपोजिट डायरेक्शन में टी कॉस एल्फा आया, और एक इसी डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट एन साइन एल्फा होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? टी प्लस एन साइन एल्फा माइनस टी कॉस एल्फा इक्वल टू m इंटू ए। ये आ गया। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अननोन्स हमारे पास आपके 3 हैं।
एक है n, एक है t और एक है a। ये हो गया। अब स्मॉल m को कैपिटल M के रेस्पेक्ट में बनाता हूं, इसका मतलब सीडो फोर्स के साथ में। स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M। इसमें क्या क्या हुआ देखो, एक इधर को t आएगा, एक इधर को n आएगा, एक इधर को mg आएगा और एक इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स आ जाएगा ma। और कैपिटल M के रेस्पेक्ट में स्मॉल m इधर को a से जा रहा है, तो मैं दो इक्वेशन और बना दूंगा, जैसे इसको x कह दूं और इसको y कह दूं, तो समेशन fx ये तो बनेगा m इंटू a और समेशन fy ये बनेगा 0। सो ये इक्वेशन हो गई 2 और ये इक्वेशन हो गई 3। तो तीनों इक्वेशन को तुम सॉल्व कर लोगे तो वहां से t n और a आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। कैपिटल M ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजेंटल में राइट साइड में जाएगा और उसका एक्सेलरेशन मान लो स्मॉल a है, वही हमें निकालना है। स्मॉल m कैपिटल M के रेस्पेक्ट में डाउन द प्लेन जाएगा और उसी एक्सेलरेशन a से, और उसका रीजन मैंने बता दिया था कि हॉरिजेंटल जो स्ट्रिंग है वो जितनी कम होगी, वो जो इंक्लाइंड स्ट्रिंग है वो उतना ही लेंथ उसकी इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन इक्वल लिया। उसके बाद कैपिटल M का फ्री बॉडी हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया और केवल हॉरिजेंटल फोर्सेस दिखाए। स्मॉल m का हमने फ्री बॉडी कैपिटल M के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया और उसका एक्सेलरेशन a था डाउन द प्लेन, तो इसका मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द प्लेन ma किया और समेशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन हमने 0 कर दिया। तीन इक्वेशंस थे, तीन आंसर ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सही क्वेश्चन है। पुली है, वेटलेस थ्रेड है, उसके दो साइड में m1 m2 मास लगे हुए हैं और फ्रिक्शन है बिटवीन थ्रेड एंड पुली, और ये कहता है कि थ्रेड स्लिप करना स्टार्ट कर दी थी जब m2/m1 कितना होगा, तो तुम्हें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना कितना होगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो। एक पुली के दो साइड्स में दो मासेस हैं m1 और m2, थ्रेड मासलेस है, फ्रिक्शन है लेकिन थ्रेड और पुली के बीच में फ्रिक्शन है, और जब m2/m1 का रेशियो ईटा नॉट हो जाता है तो वो स्लिप करना स्टार्ट कर देती है, तो तुम्हें म्यू निकालना है कितना होगा। ये ऐसे है कुछ, देखो ये m1 है, ये m2 है और इसकी स्लिप होने की टेंडेंसी इधर को है। स्ट्रिंग मासलेस है, ध्यान रखना स्ट्रिंग मासलेस है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स में तुम जानते होगे कि हम क्या करते हैं ना, एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, जैसे ये लिया बेटा सेंटर में, ये पूरा एंगल मान लो डी अल्फा ले लिया, इसका मतलब हाफ हाफ एंगल हो जाएगा ना, फिर ये एंगल हो जाएगा डी अल्फा बाई 2 और ये वाला एंगल हो जाएगा डी अल्फा बाई 2। और ध्यान से देखना,
यहां पे टेंशन मान लो T1 है, TA कह लो, तो यहां पे टेंशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, T प्लस DT होगी। और मैं केवल इतने का फ्री बॉडी बना रहा हूँ, इसमें फिजिक्स लगा रहा हूँ, बस हो गया। मतलब ये A और B पोर्शन है, तो जो फिजिक्स है वो AB में अप्लाई कर रहा हूं मैं। अच्छा, AB मासलेस है, तो वेट नहीं लोगे, तुम वेट नहीं लोगे, तो इस पे मान लो नॉर्मल रिएक्शन इधर को आ जाती है। अब मेरे ख्याल से तुम इतना भी जानते होगे कि जैसे ये अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो फिर ये वाला एंगल, ये भी D α/2 आ जाता है, और ये वाला जो एंगल आता है ये भी D α/2 आ जाता है। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। और अब उसकी जो स्लिप होने की टेंडेंसी है वो क्लॉकवाइज है। आप देखना, स्लिप होने की टेंडेंसी उसकी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब उसमें एक मैक्सिमम फ्रिक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज भी आएगा ना। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी आएगा, तो एक तरीके से तुम एंटी क्लॉकवाइज म्यू इंटू एन और लगा दोगे। अब तुम्हें क्या करना है देखो, और अभी ये रेस्ट पे है, मतलब ए भी अगर आप देखोगे तो जस्ट ये क्रिटिकली रेस्ट पे है, क्रिटिकली एट रेस्ट। तो तुम क्या करना कि समेशन एफ इन रेडियल डायरेक्शन उसको 0 कर देना। समेशन ऑफ फोर्सेस इन रेडियल डायरेक्शन, एक तो इसको 0 कर देना, और समेशन ऑफ फोर्सेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इसको 0 कर देना। और कहीं पे अगर dt इंटू डी एल्फा है तो इसको नेग्लेक्ट कर देना। और अगर कहीं पे तुम्हें साइन D α/2 दिखाई दे तो इसको अप्रोक्सीमेटली D α/2 कर देना। और अगर कहीं पे cos D α/2 आए तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख लेना। इतने सारे तुम्हें काम करने हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो बेटा। मैंने एक छोटा सा पोर्शन ए बी लिया, एक तरफ टेंशन T ली और दूसरी तरफ टेंशन T प्लस DT ली, एक नॉर्मल रिएक्शन लिया और फ्रिक्शन मैक्सिमम लिया म्यू इंटू एन, और इसके बाद समेशन ऑफ फोर्सेस इन रेडियल डायरेक्शन उसको 0 किया, और समेशन ऑफ फोर्सेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन उसको 0 किया, और ये कुछ सब्स्टिट्यूशन किए, ये कुछ सब्स्टिट्यूशन किए, तो फाइनली तुम्हारा जो रिजल्ट आता है ना बेटा, जो है वो बता देता हूँ रिजल्ट कैसा आएगा तुम्हारा। रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, म्यू टी डी एल्फा इक्वल टू डी टी, इस टाइप का तुम्हें निकालना है कुछ। ये देख लेना सही ढंग से, यहां से तुम्हें ऐसे ये रिलेशन निकालना है बेटा जो है। अब तुम इंटीग्रेशन लगा देना, डी टी अपॉन टी इक्वल टू म्यू
इंटीग्रेशन डी अल्फा। अब आप ये देखो कि जो डी अल्फा अल्फा की जो लिमिट्स होंगी बेटा यहां से यहां तक, तो वो 0 से अल्फा तक आएंगे, 0 से पाई सॉरी। और टेंशन की जो लिमिट्स आएंगी वो इधर मान लो T1 कह दो और इधर मान लो T2 कह दो, तो T1 से T2 आएंगे। तो फाइनली जरा देखो ये कितना है, ये बना ln T2 अपॉन T1 इक्वल टू म्यू इंटू पाई बना। नहीं अगर देखोगे तो म्यू इंटू पाई बना, लेकिन T2 की वैल्यू M2 इंटू जी होगी। आप देखो ना इस वाले को अगर मैं इक्विलिब्रियम पे देखूं तो T2 कितना हो जाएगा बताओ, M2 इंटू जी हो जाएगा। और T1 कितना आ जाएगा, M1 इंटू जी। इसका मतलब ये बना ln M2 अपॉन M1, और M2 अपॉन M1 अभी तुम्हें ईटा नॉट दिया हुआ है, तो फाइनली ये आ गया ln ईटा नॉट इक्वल टू म्यू इंटू पाई। तो फाइनली म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ln ईटा नॉट अपॉन पाई, ये बन गई। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ये आ गया। एक बार दोबारा देखो, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है बेटा। ए भी मासलेस है तो उसका वेट तो मत लेना, और अभी ये बिल्कुल क्रिटिकली एट रेस्ट पे है, और इसकी टेंडेंसी ऐसे स्लिप होने की है, इस टाइप से स्लिप होने की है। तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, नहीं हो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। तो टोटल फोर्सेस देखोगे तो क्या होंगे, देखो ये आया, ये आया, ये हो गया टी, ये हो गया टी प्लस डी टी, ये आया एन, और ये आया म्यू एन। और ये वाला एंगल डी अल्फा बाई 2, और ये वाला एंगल भी डी अल्फा बाई 2, और ये वाला एंगल ये भी डी अल्फा बाई 2, और ये वाला एंगल ये वाला एंगल भी हो जाएगा डी अल्फा बाई 2। और अब मैंने तुमसे क्या क्या बोला था, एक तो रेडियल डायरेक्शन में जीरो कर देना फोर्सेस को, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में जीरो कर देना फोर्सेस को। डी टी और डी अल्फा जहां पे होगा उसको नेग्लेक्ट कर देना, साइन डी अल्फा बाई 2 को डी अल्फा बाई 2 लिख लेना, और कॉस डी अल्फा बाई 2 को 1 लिख लेना। तो तुम्हारा रिलेशन कुछ इस टाइप से बनेगा, ये सब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये बनेगा। इसमें फिर तुम इस टाइप से इंटीग्रेट कर देना, और ये रिजल्ट इसमें कन्वर्ट हो गया। और मैंने तुमसे कहा कि T2 होगा M2G और T1 होगा M1G, तो M2 अपॉन M1 को लास्ट में ईटा नॉट रख देना, तो वहां से तुम्हें म्यू पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें मैथमेटिकल बहुत ज्यादा है बेटा, जो है मास m दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, फोर्स एक तरीके से अल्फा टी दिया हुआ है, अल्फा इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ये तो छोड़ दो बस, सीधे फोर्स सीधे अल्फा टी दिया हुआ है, और तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है फर्स्ट टी सेकेंड आफ्टर द फोर्स एक्टिंग बिगिन। अब तुम्हें देखो सबसे पहले तो क्या करना है ना, कि मोशन कब स्टार्ट होगा।
मोशन तब स्टार्ट होगा जब फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी के इक्वल हो जाएगी, नहीं है? मोशन विल स्टार्ट, मोशन विल स्टार्ट when mu m g इक्वल टू एल्फा इंटू टी। तो इसका मतलब टी इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन एल्फा, और इसको मैंने टी नॉट कह दिया। ये है, देखो ये हो गया। अब टी नॉट के बाद उसका जो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन टी नॉट के बाद होगा, ध्यान रखना, आफ्टर टी नॉट। ए कितना होगा? एल्फा टी माइनस म्यू एम जी अपॉन एम। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। टी नॉट के बाद तुम्हें ये लगेगा एल्फा टी माइनस म्यू एम जी अपॉन एम। अब सिंपल सी बात है, तुम्हें देखो ए एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है। मैं मैथमेटिकल पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं पूरा। ए एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट कर देना। तो v एज ए फंक्शन ऑफ t पता चल जाएगा, लेकिन लिमिट्स ध्यान से देखना बेटा। जो है टी नॉट पे वेलोसिटी 0 थी, वो सब लिमिट तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि मोशन कब से स्टार्ट हुआ है, तो लिमिट का ध्यान रखना है। और फिर जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो अगेन तुम्हारा s एज ए फंक्शन ऑफ t पता चल जाएगा। ये है। इसमें एक तो मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा हो जाएगा, और तुम्हें क्या चीज ध्यान रखनी है कि मोशन एकदम शुरुआत से स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि इस टाइम पे स्टार्ट हुआ, इस टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो इसका पूरा मैथमेटिकल पार्ट ये भी मैं तुम्हें होम असाइनमेंट में देता हूँ। आंसर लिखा ही हुआ है मैंने, आंसर तुम्हें मिल ही रहा है, ये ध्यान रखना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि टी नॉट टाइम पे मोशन स्टार्ट होगा, और उसके बाद तुम्हें फिर जो है फिर ए टी इक्वेशन बनानी है, उसको इंटीग्रेट करना है तो बी टी इक्वेशन बनेगी, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो एस टी इक्वेशन बनेगी। तो ये ध्यान रखना। तो जो भी क्वेश्चन मैं बाद में मैथमेटिकल या कुछ सोचने के लिए आपको छोड़ता हूँ, तो उसको आप अपने आप से एक बार जरूर ट्राई कर लिया करो। और बाय द वे फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसका मैंने डिटेल सॉल्यूशन की एक बुक निकाली है, तुमने देखा होगा, उसमें अमेजन वगैरह में तुम्हें दिखेगी वो किताब, तो फिर तुम उसको भी देख सकते हो। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन का। डिस्क ए है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी बी नॉट दे रखी है, और तुम्हें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ फाई दिया हुआ है। देखो ध्यान से देखना, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ फाई निकालना है। ये निकालना है, और म्यू की वैल्यू टेन अल्फा लिखनी है, ये भी ध्यान रखना, म्यू की वैल्यू टेन अल्फा लेनी है। और इनिशियल मोमेंट पे पाई बाई टू एंगल दिया था, पाई नॉट पाई बाई टू दिया था, ये है। अब इस क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट है वो देखो। जब ये मिड में कहीं पर है, हाँ कहीं पर मिड में है, तो इसमें देखो एक तो तुम्हें लग रहा होगा म्यू एन इधर को होगा, ये लग रहा होगा ना म्यू एन इधर को होगा, और एन की जो वैल्यू आएगी वो एम जी कॉस एल्फा होगी। नहीं होता, एन की वैल्यू एम जी कॉस एल्फा होगी, और इसमें इधर को एक एम जी साइन एल्फा भी लगा होगा।
पॉइंट समझ में आ रहा है? बताओ, मिड में अगर तुम कहीं पे देखोगे बेटा, जो है मिड में कहीं पे देखोगे, और मैंने केवल प्लेन में फोर्सेस दिखा रखे हैं, जो फोर्सेस मैंने दिखाए हैं वो केवल अलोंग द प्लेन बनाए हैं, अलोंग द प्लेन। तो ये दो फोर्स लगेंगे, एक तो म्यू एन और एक एम जी साइन अल्फा, और एन की वैल्यू एम जी कॉस अल्फा होगी, और म्यू इक्वल टू टेन अल्फा दिया हुआ है, ध्यान रखना। अब क्या है, देखो ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गई ना, और ये वाली डायरेक्शन तो चलो एक्स डायरेक्शन है ही है। तो तुम क्या करना, ए एक्स और ए टी निकालना, फाइंड ए एक्स, और ए एक्स का मतलब हो जाएगा समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन मास, और ए टी भी निकालना, फाइंड ए टी, और ए टी कितना होगा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन अपॉन मास, ये दोनों निकालना। मेरे ख्याल से निकाल लोगे, केवल दो ही फोर्सेस लगे थे। तो तुम्हारा जो रिजल्ट आता है ना बेटा, जो है फाइनली अगर तुम्हारा रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट कुछ इस टाइप से आएगा, ए एक्स इक्वल टू माइनस ए टी आएगा। जब सारे सब्स्टिट्यूशन कर लोगे तो जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा ए एक्स इक्वल टू ए टी, और ये ध्यान रखना ए टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, माइनस ए टी, सॉरी, ए एक्स इक्वल टू माइनस ए टी, इस टाइप का रिजल्ट आएगा। नहीं बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब ये बताओ ए एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डी वी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आ रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन डी वी वी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी। अब वैल्यू पुट कर सकते हो बस। अब देखो शुरुआत में क्या दिया हुआ था, कि शुरुआत में तुम्हें ये दिया था, ये जैसे x था, तुम्हें ये v नॉट ऐसे दिए बोला था, और ये 90 डिग्री दिया था, और अब इंटरमीडिएट पोजीशन में क्या है, ये v ऐसे है और ये फाई दे रखा है। तो अगर मैं डी वी एक्स की लिमिट लिखूं तो ये क्या होगी, देखो 0 से v कॉस फाई होगी, और अगर मैं dv की लिमिट लिखूं तो ये होगी v नॉट से v होगी, नहीं v नॉट से v होगी। तो यहां से तुम आंसर निकाल, फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ फाई। एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं। मैंने ए पे केवल वो फोर्सेस दिखाए हैं जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है। तो एक तो उसमें एम जी साइन अल्फा लगा हुआ है, और एक म्यू इंटू एन लगा हुआ है, लेकिन वो वेलोसिटी के अपोजिट होगा, ध्यान रखना, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू वहां पे एम जी कॉस अल्फा होगी। एक तो ये हो गया। उसके बाद मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन निकालना है, और मुझे ये रिजल्ट आएगा, जब सारे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये रिजल्ट आएगा, या फिर ये इंटीग्रेशन रह जाएगा। और फिर मैंने तुमसे कहा कि डी वी एक्स की लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 से लेके वी कॉस फाई, और v की लिमिट क्या हो जाएंगी, v नॉट से लेके v। तो यहां से तुम्हारा v एज ए फंक्शन ऑफ फाई पता चलेगा, और वो इस टाइप से आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे लॉज ऑफ मोशन के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए।
और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।